हमने करना है एपी। एपी में हमने की थी nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ n टर्म्स दो फॉर्मूला थे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक था n/2 a प्लस n, और एक किया था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल n। तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसके अलावा एपी में कोई फॉर्मूला नहीं, बस पूरी एपी यही है, n इंटू n प्लस 1/2 बस। ये तीन फॉर्मूलाज है ले देकर पूरी एपी इन पे टिकी हुई है। क्वेश्चंस की फॉर्म डिफरेंट होती रहेगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कुछ ना कुछ टेक्निक फर्क आ जाएगी, पर हमेशा हम इसी चीज में आएंगे। क्लियर हो गया इसका? अब अपने बुक पर आ जाओ। मैंने आपको कहा था हाउ मेनी डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये तो करवा दिया था ना। अब एपी में क्वेश्चन नंबर 3 घर पे सारा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ बेटा? मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट 4 चैप्टर्स रिवाइज करवा दूँ। फिर किया हुआ है, हो जाएगा। इसके डाउट्स मुझसे पूछ लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छे भी है क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला भी समझ में आता है कौन सा कब लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपने एपी का क्वेश्चन जैसे ये वाला करना है ना, ये तीन फॉर्मूलाज मेन, ये तीन, ये तो बस बताया ही होगा। ये तीन फॉर्मूलाज ना अपने पास लिख के रख लेने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी रैंडमली एक बात पॉइंट बोलो, कोई भी रैंडमली बोल, मैं सॉल्व करती हूँ कैसे करूँ। इसमें से कोई भी रैंडमली एक बताओ पार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का रैंडमली कोई भी एक पार्ट बता दे। 7th, हाँ, मैंने फॉर्मूला लिखे, अब 7th पार्ट मुझे सॉल्व करना है। ठीक है गुन्नू, देखो 7th में मुझे दिया क्या हुआ है, ए की वैल्यू ए, मतलब फर्स्ट टर्म दे दी ए एन इज 62। तो इमीडिएटली मुझे ये फॉर्मूला पता लग गया 62 कि ये फॉर्मूला यूज करना है। ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 62, जिसमें ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है एस एन किसके इक्वल है, 210। ठीक है, तो एस एन इसका लिखो ना, मैं क्या करूंगी, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला। मुझे फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, लास्ट टर्म भी दी हुई है, कौन से फॉर्मूला में जाऊं, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला है ना। तो मैं कहूंगी 210 इज इक्वल टू n/2 8 प्लस 62। मेरे पास n की वैल्यू बड़े आराम से आ गई, और अगर n की वैल्यू आ गई d भी आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब मान लो आपने ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया, तो आपके पास a की वैल्यू तो है, n और d में दो इक्वेशंस हो जाएंगी, उन्हें सॉल्व करोगे। बात क्लियर होगी? तो दैट डिपेंड्स, जो मर्जी यूज कर लो, इक्वेशंस को समझना और सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर होगी ये बात सबको ये? ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा है ना फाइंड एन, एन के लिए मैंने यहां से वैल्यू निकाल ली, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल दो। ठीक हो गया बच्चा सबको? बात समझ में आ गई है? राइट, अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 4। एपी के सभी क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, लेकिन जिसमें n निकालने को कहा जाएगा ना, सम ऑफ n टर्म्स दिया होगा और n निकालने को कहा जाएगा, उसमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। AP is all about linear equations in two variables, but if I am given sum of n terms, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, sum of n terms कहा है 666 36। How many terms of AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636? ठीक है, कितनी टर्म्स लें जिनका सम, कौन सी वाली एपी का, इस वाली एपी का, कि मैं इसकी कितनी टर्म्स लूं और सम 636 आए। तो जहां पे सम दे दिया, एपी दे दिया, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मैं फॉर्मूला पुट करूंगी n/2। फर्स्ट टर्म क्या है 9, n तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या है 8, और सम कितना चाहिए। जहां पर ऐसा होगा ना, सम दिया होगा और n निकालना है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।
क्योंकि एन निकालना है ना, एक एन यहाँ एक एन यहाँ, एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो करो सॉल्व इसको। हम्म ये चलेगा पक्का, ये वाला चलेगा पक्की बात है। तो n/2, देखो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ, ये 9 प्लस 4n सॉल्व कर लो बेटा इसको तब तक। ठीक है, तो n इंटू 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। अब देखो ये बन गया 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गई। ये अब क्वाड्रेटिक जैसे मर्जी सॉल्व करो, फैक्टराइज करो या फॉर्मूला लगाओ। इसमें अपना जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। आज की लास्ट क्लास है, जब एपी करवाऊंगी कल से मैं आपको वही सारा रिवाइज करवा रही हूँ, फर्स्ट 4 चैप्टर्स। ठीक है, जितना एपी हुआ बाकी मैं इसको अलग से करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे भी दिमाग में ये है कि मैं आपको रिवाइज करवा दूँ केस स्टडीज, जो भी मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कल मैं आपको, कल या परसों, कल नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, प्लस मैं अगर वर्कशीट है तो वर्कशीट आपकी डाली दूंगी कि ये क्वेश्चन करवाए। मतलब मैं नहीं कर सकती, मुझे सच में आज, कल तो आई एम लाइक डैम टाइम, मॉर्निंग से लेकर सिर्फ क्लास के लिए 4 o'clock तक मैं फ्री रहूंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ चलता रहेगा। 4 o'clock ही फ्री हो पाऊंगी, बिल्कुल नहीं हो पाऊंगी तो इस रीजन। तुम लोग को तो छुट्टी होगी, अच्छी बात है, कहीं वो तो छुट्टी भी नहीं हुई। हाँ, ये बेटा अपने अपने पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है, दैट वाज अ नेशनल हॉलीडे जो था। नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है ना, तो वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट से बात की हो या नहीं की हो। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 336। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जगह ही सॉल्व कर लो ना। हाँ वो कर सकते हो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कर सकते हो, वरना फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो मुझे फैक्टराइज तो चाहिए इसका, 4 into 4 into 159, and this is 4 into 4 into 3 into 53. Now this is the prime number. तो इसके फैक्टर्स बहुत इजी बनते हैं, देखो कोशिश किया करो फैक्टराइज करने की, दिमाग लगाओ उसमें। ठीक है, अगर लग सकता है, देर आर, एक बच्चा था मेरे पास, वो कहता है मैम समझने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सिर्फ उसको फॉर्मूला, बिकॉज मुझे कैलकुलेशन अच्छी लगती है तो मैं उसको फॉर्मूला बेस ही करता हूँ, चाहे जितनी मर्जी इजी इक्वेशन हो, या तो फर्स्ट साइड में मुझे ट्राई कर जाए। अगर नहीं करता, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x ऐसा कुछ दिया हो, वहां तो लगता है मुझे समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। लेकिन कोशिश करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन लिया, 4n प्लस 53, यहाँ पर मैं 16 कॉमन लूंगी, नहीं 12 कॉमन लूंगी, -12। -12 क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ 4n चाहिए, प्लस 53 लिखना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 53 लिखा इक्वल टू 0। n-12, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आती है, 12।
क्लियर हो गया? बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -53/4 विल बी रिजेक्टेड। ठीक हो गया इतना? इसमें ना अब एग्जाम्पल्स भी देख लो, एक दो एग्जाम्पल्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ यार। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। which says sum of first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10. Find the 20th term. SN का फॉर्मूला लगा ले, क्या होता है? n/2 plus n-1 d is equal to 1050, लेकिन n तब क्या चाहिए? n क्या होना चाहिए? बस यही मुश्किल आती है। फर्स्ट टर्म दी हुई है 10, n-1 कितना हुआ? 13, और साथ में लगाना है d। समझ में आ गया? डी की वैल्यू आ गई, इससे 10 आ गई ना। अब ए 10 के इक्वल है, डी 10 के इक्वल है, ए 20 निकालो। ए 20 क्या होता है? ए प्लस 20 - 1 19 डी। हाँ, 10 प्लस 190 तो कितना हो जाएगा? 200। समझ में आ गया ना? इट्स ऑल अबाउट दैट मेन फॉर्मूला। बस उसको हमें दिमाग चलना चाहिए कि टर्म कहाँ पे पूछा है, सम कहाँ पूछा है। बस उस n-1 करते हैं बच्चे, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट की लीड नहीं हुई, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप टेबल स्टार्ट करते हो 5 0 0 0 5 1 1। नाउ यू स्टैंडिंग फ्रॉम 5 1 1, उससे आप कह रहे हो कि 19th टर्म काउंट करो। तुमने 5 को फर्स्ट टर्म काउंट कर लिया, उसके बाद कह रहे हो 19th टर्म कौन सी है, तो तुम 20th पे पहुंचोगे। समझ में आ गई बात? ये 20th टर्म पे आओगे अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। आपको लीड मिला हुआ है 5 का, जैसे मैंने कहा फर्स्ट टर्म 10 है, इसके आगे 19 नंबर्स काउंट करो तो आप 200 पे पहुंचोगे। 10 पे खड़े हो, 19 स्टेप्स आगे लो, 10 10 के 100, 200 पे आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया? क्योंकि एपी जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो। दैट्स व्हाई वी टेक n-1 एंड एपी को, क्योंकि एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली कितना था, उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं, या ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ना सिर्फ लिखने की प्रॉब्लम आएगी आपको। 13 देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78? 24, 21, 18 सो ऑन। कितनी टर्म्स लें कि सम 78 आए? फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सम दिया हुआ है 78, एन तो मुझे निकालना है, 2a कितना हुआ? 48, फिर से एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? माइनस। तो 78 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 156। एन 48 माइनस 3n प्लस 3, ये आ गया है ना? अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगी। 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, इनको प्लस किया, माइनस 3n n से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मेरे पास इक्वेशन बनती है 3n स्क्वायर
प्लस 51n माइनस 156 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 52 इक्वल टू 0। प्लस 156 आएगा, इसको यहाँ लेकर गया ना, ये माइनस आएगा, हाँ बिल्कुल माइनस होगा। अब ठीक है, समझ में आ गया फैक्टर्स क्या होंगे। बहुत इजी है फैक्टर्स। 52 है तो 2 इंटू 4 एंड 13, इसके दो ही फैक्टर्स हैं 4 एंड 13, ठीक है ना। और 17 भी सम आ गया उनका, माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो दो फैक्टराइज हो जाएंगे, n माइनस 13 n माइनस 4। n की दो वैल्यूज आ गई, एक 13 और एक की वैल्यू आ गई 4। अब इसमें आता है एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। मैं क्या कहती थी कि जब आप सॉल्व करोगे एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, n की वैल्यू, नेगेटिव को आप रिजेक्ट कर दोगे या फ्रैक्शन वैल्यू को आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही इंटीजर्स हैं। 13 terms of an AP makes sense, 4 terms make sense, तो why this double आंसर। आपने एक ऐसा एपी लिया जिसका आपको सम चाहिए 78, तो एक आंसर कहता है कि इसकी 4 टर्म्स ले लो, इनको जब ऐड करोगे तब 78 आएगा। और एक बच्चा कह रहा है कि नहीं 13 टर्म्स लो, तब ऐड करोगे तब भी 78 आ रहा है, और उसकी बात भी बिल्कुल सही है। सो व्हाई द डबल आंसर? दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से S4 is equal to S13. Sum of 4 terms is equal to sum of 13 terms. आगे जाके क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, -3, एक पॉइंट पर जाकर टर्म्स माइनस होनी शुरू हो जाएंगी, और कुछ टर्म्स ली जिसका मतलब है कि प्लस और माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा, जिससे मैं कैसे शो करूंगी S4 इज इक्वल टू S13। S4 का मतलब है A1 A2 A3 A4, इन 4 टर्म्स को ऐड किया, और S13 का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, सो ऑन करती जाऊं, लास्ट टर्म क्या होगी, ये कैंसिल हो गया, A2 भी कैंसिल हो गया, A3 भी A4 भी। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि A5 से लेकर A13 जो टर्म्स है इनका सम क्या है, 0। So from A5 till A13 we have a mix of positive and negative terms which add up to 0. That's why we get a double answer. समझ में आ गया। तो जब आपको एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर करना होगा ना, देखो इसमें दो तरह से लिखा है आपकी बुक में, नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13। In this case, sum of first 4 terms is equal to sum of first 13 terms, that is 78. Two answers are possible because sum from 5th to 13th term will be 0. अब ये क्यों possible है, because A is positive and B is negative, so some terms will be positive, some will be negative and will cancel out each other. ये तो उसने पूरी इंग्लिश फॉर्म में लिखा, हमें अगर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो क्या कहेंगे कि सम फ्रॉम A5 to A13 will be 0, and that is because A जो है वो पॉजिटिव है और D जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो some terms will be positive, some terms will be negative, the total sum net sum will be 0. हाँ हाँ होता है, समझ में आ गया। हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, पर आपकी बुक में ऐसे ही दिया होगा, दोनों ही दो केसेस दिए होंगे, दोनों में ही ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, और सम ऑफ कुछ टर्म्स 0 हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ और टर्म्स लेते तब भी सम 0 आता है, ठीक है, वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम से। इतना क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 14 हम बाद में करेंगे, एग्जाम्पल 15 पे आ जाओ। कर लिया सबने, लिख लिया ये, लिख लो फिर एक बार। एन की वैल्यू तो दो आ गई थी ना, 13 और 4, बस इसका ये लिख लो, दैट मीन्स S4 इज इक्वल टू S13, ऐसे टर्म्स को ऐड कर लो, और फ्रॉम A5 to A13 द सम इज 0।
चलो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15. Find the sum of first 24 terms of an AP of a list of number whose nth term is given by 3 plus 2n. nth टर्म दी जा रही है 3 plus 2n. देखो यहाँ पर n है और यहाँ पर n है. आपको जब भी ऐसा दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालो. तो क्या हो जाएगी, n की जगह क्या पुट करना है, 1. 3 plus 2 into 1 कितना हो जाएगा, 5. सेकेंड टर्म निकालो तो n की जगह क्या पुट करोगे, 2. कितना हो गया. थर्ड टर्म निकालो, 3 plus 2 into 3 कितना हो गया. तो हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या बन जाता है, एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 2. अब आपको सम ऑफ 24 टर्म्स कहा जाए तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो. ठीक है. अब एपी में सबसे जरूरी चीज लिखोगे, द nth term of an AP is always a linear term. एपी की nth टर्म हमेशा लीनियर होती है. एपी की nth टर्म इज अ लीनियर टर्म, n स्क्वायर नहीं होगा कभी भी उसमें. ठीक है. और अगर सम होगा तो n स्क्वायर होता है. तो कभी भी आपको 3 plus 2n 3 minus 2n की फॉर्म में अगर एक टर्म दी हुई है ना, वो एपी ही फॉर्म करेगी. ये ध्यान रखना. आपके ना एग्जाम क्वेश्चन था उसमें पिछली साल की अभी इस वाले टेस्ट की केस स्टडी में क्वेश्चन था कि एक सीटिंग अरेंजमेंट में ना इस तरह से 6 plus 2n लिखा हुआ है, तो ये एपी फॉर्म करेगा. आप n को 1 2 3 4 पुट करते रहोगे तो वो एपी ही फॉर्म करेगा. समझ में आ गई बात. ये लीनियर टर्म ऑफ एन एपी, सॉरी द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज लीनियर. डिग्री 1 होगी उसकी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है. अगर मैं 3 plus 2n स्क्वायर लिख दूंगी ना तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा. समझ में आ गई बात. ये तो ये आंसर हो जाएगा ना आपका सॉल्व, क्वेश्चन 15. हाँ मतलब हो गया ना सॉल्व. अब आ जाओ, इसमें ना तुम 6th 5th 6th 7th 8th 9th सब कर सकते हो. 10th मैंने आपको करवा दिया. 3 plus 4n की फॉर्म में एपी दिया हुआ है, an दी हुई है, 9 minus 5n दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10 ये बस इस तरीके से सॉल्व होगा. इसका जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो इंपॉर्टेंट भी है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एपी बन जाएगी. आपके पास एपी की 3 टर्म्स आ गई, तो यू हैव द फर्स्ट टर्म, यू हैव द कॉमन डिफरेंस. अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है तुम उसका सम टर्म सब कुछ निकाल सकते हो. सो एपी की पूरी मतलब उसका पूरी हिस्ट्री पता लग जाती है इफ आई हैव द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सो ओनली 3 टर्म्स ऑफ एपी आर रेलेवेंट, उसके बाद तो हम डैश डैश से लगाते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया इतना. अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट भी है और डिफरेंट भी है. ठीक है, इसके बाद मैं आपको रिविजन ही करवाऊंगी. अब इसके बाद ना बच्चे तुम सॉल्व करके आओगे. स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो मैं अलग से करवा दूंगी इसकी सारी, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवाऊंगी, पर वो आराम अलग से तुम्हें ही करवाऊंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है 4n minus n स्क्वायर. ठीक है, हमें नहीं दिया हुआ कुछ भी और इस एपी के बारे में. वो कहते हैं कि एपी है, उसकी n टर्म्स का सम जो है ना वो है 4n minus n स्क्वायर. मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई a दिया हुआ था, कोई कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्म्स को मैंने n लिखा. फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a plus n minus 1d. अब मैंने a की जगह कोई नंबर था वो डाल दिया, d की जगह नंबर था वो डाल दिया, तो पूरी इक्वेशन n में रह गई. तो वो एक्सप्रेशन ना सॉल्व होने के बाद इस फॉर्म में आया. बात समझ में आ गई ना. ये 4n minus n स्क्वायर कहां से आया होगा. मुझे कहा जाए फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, एपी की जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ये. इसको सॉल्व करोगे 3n minus 3, मतलब एपी की टर्म इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. n को 1 2 3 पुट करते रहो, आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ जाएगी.
अब ऐसे ही कोई एक एपी दी हुई है, उसका सम ऑफ एन टर्म्स मुझे निकाल कर ना फॉर्मूला में ए और डी की वैल्यू डाल दी और एन की बेस में आंसर दे दिया कि अब 1 2 3 पुट करते रहो, आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आपको अब बैकवर्ड चलना है। वो कहता है आपको सम का मैंने फॉर्मूला दे दिया, इसके बेसिस पे मुझे एपी बताओ क्या फॉर्म हुई है। ठीक है, तो मुझे सम का, पहले तो सम जो है वो स्क्वायर की टर्म में है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लीनियर नहीं होगा। टर्म हमेशा लीनियर होगी, एक सिंगल वेरिएबल एन में होगी, और सम जो है वो क्वाड्रेटिक में होगा। इसको ना जिस मर्जी मेथड से कर लेना, सबसे इजी जो रहेगा ना, जिसमें गलती भी कम होगी, वो है टेक द वैल्यूज ऑफ एन एज 1 2 3। लेट मी से पुट एन एज 1। अब इस बात को समझो, क्या दिया हुआ है, S1, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आया, 4 माइनस 1 3। पुट एन एज 2, S2, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 4। पुट एन एज 3, S3 कितना हो गया, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 3 आ गया। ये 3 4 3 क्या शो करते हैं, एपी नहीं शो करते, लेकिन क्या शो करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगी, सम ऑफ 1 टर्म। तो इसका मतलब जब मैंने सम ऑफ 1 टर्म लिखा, तो दैट एपी हैज ओनली 1 टर्म, इसका मतलब A1 इज इक्वल टू 3। अगर मैंने S2 लिखा है, तो मैं क्या करती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। SN को हम क्या लिखते हैं, देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो मैंने अगर S2 लिखा हुआ है, तो क्या कह रही हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। दैट मीन्स आई एम राइटिंग A1 प्लस A2 इज 4, जिसमें A1 आपने क्या कहा, कितनी है, 3। तो आप बता सकते हो A2 कितना है, 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये सबसे इजी वे है करने का, समझ में आ गया। अब ऐसे अगर S3 कहा हुआ है, तो क्या लिखोगे इसको, A1 प्लस A2 प्लस A3 किसके इक्वल है, 3। जिसमें आपने A1 A2 को क्या वैल्यू दी थी, 4। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। अब बताओ क्या ये एपी में है, 3 1 माइनस 1, यस दे आर इन एपी। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस -2, अब कुछ भी एपी का निकालने होगा। समझ में आ गया, सबसे इजी मेथड है, आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशंस में घूमना नहीं पड़ेगा। वैसे तो ये 2 टर्म्स निकाल के ही हो जाता है सॉल्व, कि फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, बस टेक्निकली हमें 3 टर्म्स तक निकालना होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 1 है, मुझे पता है कॉमन डिफरेंस -2 होगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ माय कैलकुलेशंस, राइट। लेकिन 3 टर्म्स हमें शो करना होता है टेक्निकली, क्योंकि एपी 3 टर्म्स पे बिल्ड होती है, कि 2 का डिफरेंस सेम है, फिर नेक्स्ट 2 का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी है। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, उसने कहा भी इसी फॉर्मेट में था, देखो अब आपको ना समझ में आएगा। So if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. समझ में आएगा ना, बुक भी आपको ऐसे ही करने को कह रही है सॉल्व। S1 निकाला, आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। What is the sum of first 2 terms? S2 निकाला, उससे उसने कहा what is the second term? बात क्लियर हुई, वो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो। समझ में आ गया। देन सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, निकाल ली थर्ड टर्म भी। अब आपने ये 3 टर्म्स निकाल ली, आपकी एपी बन गई। एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म निकाल सकते हो। 10th टर्म A10 निकालना है, A10 का मतलब 3 प्लस, सॉरी, A प्लस 9D, A प्लस 9D। A क्या है, 3, 9 -2 हो जाएगा, 18 माइनस 18 प्लस 3 विल बी -15। ए एन निकालने को कहा है, तो A प्लस n-1D, जिसमें A क्या है, 3, n तो दिया हुआ है, D क्या हो जाएगा, -1। 3 माइनस n प्लस 1, 4 माइनस n।
-2 है कॉमन डिफरेंस में भी क्या करेंगे, तभी मैं कह रही हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस इज -2, मैंने ऐसे ही -1 ले लिया, सो इट विल बी 3 -2n + 2। तो आंसर 5 -2n की फॉर्म में देखो, ये हर एक टर्म 5 -2n की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। 5 -2, 5 -4, 5 -6 इस फॉर्म में। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी हैं, एक आपकी यहाँ दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इतना क्लियर हो चुका है हमें। अब assertion रीजनिंग करवाऊं आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाली एपी आज के लिए मतलब इतना लगाओ। अब मैं जब आपका दोबारा से रिज्यूम करूंगी ना, फ्रॉम दिस एक्सरसाइज जो क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिया है ना 5.3 के, वहां से करवाऊंगी, इनिशियल से नहीं करवाऊंगी। 5.2 आई एम कंसिडरिंग डन, ठीक है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। 5.3 में जो मैंने नहीं करवाया ना क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो प्लस वर्कशीट डन, आफ्टर एग्जाम्स होगा अभी। आप एवरीवन फाइन विद इट ना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी रिवीजन पर। हमने कल चैप्टर 2 के असर्शन रीजनिंग की थी, यस। अब चैप्टर 3 पर आ जाओ। इसके सिर्फ इक्वेशन बन जाए, है ना, वो भी उसमें टाइम वर्क में, टाइम स्पीड में। चैप्टर 3 भी इजी है, और चैप्टर 4 भी मुझे ठीक ठाक लगता है। चलो ये लिखो, अगर आपको ऐसे आए assertion रीजनिंग में, द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू +-2 if x equal to 3, y equal to 1 is solution of line 2x plus y minus q square minus 3 equal to 0। रीजन है the solution of the line will satisfy the equation of line। रीजन सही है कि नहीं है, रीजन तो सही है ना। अब सिर्फ मुझे दर्शन चेक करनी है ना। रीजन एक्सप्लेन भी करेगा, अगर सॉल्यूशन दिया हुआ उसको लाइन में पुट करना है ना। तो आपको x की जगह क्या पुट करनी है, वैल्यू 3, y की जगह क्या पुट करनी है 1, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 चेक करना है इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू क्या आती है 6 + 1 7, 7 - 3 कितना हुआ 4। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया। जब क्यू की वैल्यू निकालोगे तो +-2 आएगा। assertion is true, reason is true, reason explains assertion, ऑप्शन ए। इससे कल नहीं था प्रोडक्ट वाला, टाइम वेस्ट नहीं होता वो। assertion रीजनिंग होती ही यही है कि आपने उसको क्विक चेक किया, यू नो द कॉन्सेप्ट वेल। नहीं, मैं पिछली बार रिवीजन तो देखो मैंने दर्शन रीजनिंग काफी करवाई थी आपको, एंड में आकर तो मैंने बहुत करवाई थी जब सिलेबस पूरा हो गया था। तो मैं कोशिश तो देख करती हूँ अपनी तरफ से, और हर एक एस्पेक्ट को भी कंसिडर करते हैं। अब ये देखो लिखा है, इफ, ये होती कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने वाली होती है। इफ पेयर्स ऑफ लाइंस आर को आर कोइंसिडेंट, then we say pair of lines is consistent, या pair of equations is consistent and it has a unique solution। if pair of lines are parallel, मतलब ये कंफ्यूज करने वाली बात होती है, जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स बस। then the pair has no solution and equations are inconsistent।
assertion false हो गई. अगर coincident lines है मतलब क्या होती है? Overlapping. Overlapping has infinitely many solutions. Consistent तो होता ही है. Solution exist कर रहा है, consistent तो है ही है, लेकिन वो infinitely many solutions है, unique नहीं है. तो assertion is false. आंसर क्या मार्क करेंगे? क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो. हाँ, परशुराम जयंती कहे थे कुछ. हाँ, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने की है. मुझे क्या पता, मैं ना ध्यान रखती इन चीजों का. मैं कहती जब तक मुझे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता तो मैं आजकल नहीं सोचती. पहले मैं बहुत होती थी पॉलिटिक्स में, बहुत ज्यादा, मतलब आई वाज वेरी अवेयर. ठीक है ना. बट नाउ आई एम एट दैट स्टेज की जहाँ पे मुझे पता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तब तक वो ये ना हो कि वो बंद हो गया, सड़कें जाम हो गई, ये सब हो गया, या पूरा कर्फ्यू लग जाएगा तब तक, और वो मुझे कहीं जाना हो तो. ठीक है ना. अगर मैं घर पे ही हूँ तो जो मर्जी हो बाहर. मेमोरी पता क्या होगी? यू टेंड टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ फर्स्ट. दैट्स इट. इस एज में आकर ये होता है. हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें होता है कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं. दैट इज द वन. ठीक है. तो वो चीजें ना आपकी स्टेज में, मैं भी तब थी, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, बड़ा हम एक्साइटेड बताते थे कि मोदी आ रहा है. मुझे तो नहीं मिल रहा ना आके, बस ठीक है, खत्म बात. 2x plus ky minus 3 equal to 0 has no solution if k is equal to 2. assertion ये कह रहा है. रीजन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are consistent if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. The equations has no solution if k equal to 2. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are consistent if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो पहले तो आप चेक करो कि इसका k इक्वल टू 2 पे नॉन नो सोल्यूशन होता है कि नहीं होता. होता है. assertion is true. रीजन भी ट्रू है. कंसिस्टेंट तो होते हैं ना. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. but does this reason explain assertion? No. तो हम क्या मार्क करेंगे? ठीक है. अब ऐसे ही क्वेश्चन है. if kx minus y minus 2 equal to 0 and 6x minus 2y minus 3 equal to 0 are inconsistent, then k equal to 3. सहज और आर्यन समझ में आ रहा है ना? a1x Yes, ma'am. plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are inconsistent if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it's not equal to c1 by c. k की वैल्यू 3 हो तो कहते हैं कि लाइंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है. assertion ट्रू है. रीजन ट्रू है. रीजन एक्सप्लेन कर रहा है. यस. तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे? ए पर. क्लियर हो गया? चलो, ये तो मैंने आपको दिया ही होगा पेपर में. अब इसके बाद आ जाओ, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, केस स्टडी देती हूँ. ये मैंने शायद लास्ट भी करवाया भी हो. A test consists of true or false question. 1 mark is awarded for every correct answer. टेस्ट में दिया था 1 mark awarded for every correct answer, 1/4 deducted for every wrong answer. ठीक है. A student knew answer to some of the questions. किया था टेस्ट में दिया हुआ ना.
Rest of the questions he attempted by guessing. So he answered 120 questions and scored 90 marks. ठीक है, तो रिप्रेजेंट द गिवन लीनियर इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करो द गिवन क्या कहते हैं सिचुएशन. Represent the given situation in form of linear equations in two variables. Assuming all the questions that he attempted by guessing were wrong. कुछ आते थे, कुछ नहीं आते थे, कुछ को तुक्का मारा. 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से कुछ आते थे, कुछ नहीं आते थे, और जो नहीं आते थे, जिनको तुक्का मारा, वो सारे गलत है. So there are only two type of questions, which are correct and which are incorrect. So let the number of correct questions be x, incorrect be y. दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? करेक्ट कितने मार्क्स मिल रहे हैं? +1 इंटू एक्स, और रॉन्ग के बस इतना ध्यान कर लेना. और कितना स्कोर किया उसने? So this is the system of equations that the question is telling you to answer or you to form. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 मार्क का होता है ना कि रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशंस, तो ये आएगा. फिर कहा जाएगा हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, सेकंड पार्ट में. तो आपको इन्हें सॉल्व करना है. और थर्ड में है इफ ही स्कोर्ड 40 मार्क्स देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, या इफ ही स्कोर्ड 96 मार्क्स. चलो बताओ 96 मार्क्स से कितने करेक्ट थे, कितने गलत थे? तो बनानी डबल नहीं होती, सिंगल में तो बन ही जाएगा ना, क्योंकि आपने एक्स और 120 माइनस एक्स ले लिया. ठीक है ना. बट हम दो इक्वेशंस में शो करते हैं, इसीलिए तब उसने कहा ना 2 वेरिएबल्स में शो करो, तो आपने ऐसे ही किया. क्लियर हो गया? 96 क्वेश्चन करेक्ट होंगे. 96 करेक्ट होंगे, फिर 96 मार्क्स. अभी पहले केस में हाँ इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू 96 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 24. नहीं 1/4 हुआ ना. हाँ तो ठीक है, 6 मार्क्स कर दिए. ठीक है ना, नेट स्कोर 90 मार्क्स का हो गया. अगर 96 मार्क्स स्कोर किए हैं तो कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनकर आ सकता है. तब आपके पास क्या होगा? x + y is 120, x - y/4 is equal to 96. समझ में आ गया? या फिर कहेंगे कि सपोज ही आंसर्ड 80 क्वेश्चंस करेक्टली, देन हाउ मच इज द स्कोर दैट ही गॉट. समझ में आ गई बात? ये 80 करेक्ट है, बाकी गलत हो गए 40, 10 नंबर कट गए, 70 मार्क्स स्कोर किए. क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आ जाओ जर्सन रीजनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. जर्सन रीजनिंग कर लो. इसके बाद फिर मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा जर्सन रीजनिंग में. एक बुक तो मैं करवा दूँ ना आपको. ठीक है. एक्सर्शन रीजनिंग मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती है. जस्ट दैट हमें ना एक तो ऑप्शन के साथ मैच करना, ABCD सही से स्ट्राइक कर जाए वहां पर, उसमें ना कंफ्यूज हो हम, तो उसी की प्रैक्टिस होती है. अब मैं कहूँ कि यही आएगा तो वो एक बहुत ही मतलब अपने आप को कहने वाली बात है, आ भी सकता है.
assertion कहता है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रीजन कहता है any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 is a quadratic equation. Assertion true or false? False. Assertion is false. तो हमारा आंसर क्या होगा? डी. बस इसी का है, डी डी, इसी में हम कंफ्यूज ना हो. दैट इज ओनली थिंग रिक्वायर्ड. assertion रीजनिंग सबसे एंड में आके प्रैक्टिस की होती है क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट सब किए होते हैं. समझ में आ गई बात? ये नेक्स्ट कहा है द assertion है द इक्वेशन 4x² plus 4 root 3x plus 3 equal to 0 has equal roots, जिसमें x की वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस √3/2. और ये assertion है, रीजनिंग है. वो कहता है if d equal to 0 then roots of equation are real and equal. तो ट्रू है. assertion बताओ ट्रू है कि नहीं है. assertion ट्रू है तो क्या मार्क करोगे? ठीक है. क्लियर हो गया सबको? ये नेक्स्ट लिख पाओ. लिख लो लिख लो. नेक्स्ट आ है assertion कि जो इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 रूट्स आर इमेजिनरी. ठीक है. रीजन क्या है इसमें? इफ b इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी. अब मैं वही बात कहती हूँ, जो इमेजिनरी है ना, ये आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ. ये क्योंकि हायर कॉन्सेप्ट है. इमेजिनरी की जगह ना यहाँ पर तो बुक में लिखा हुआ है, बोर्ड पे इस बात का ध्यान रखेगा इमेजिनरी वर्ड नहीं डालेगा, लेकिन स्कूल वाले डाल देते हैं. ठीक है, वो एज इट इज कॉपी कर देंगे. तो इमेजिनरी की जगह क्या होगा? नो रियल. रियल हुआ ना जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. तो इमेजिनरी जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो इमेजिनेशन में भी थिंक ऑफ इट एट लाइक दिस. रियल नंबर्स में नहीं है, दैट्स व्हाई रियल को एक अलग से एक डायमेंशन देकर उसने इमेजिनरी बना दिया. ये बात समझ में आ गई? बात इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, अलग से एक नंबर्स आते हैं जो रियल का पार्ट नहीं. इमेजिनरी वो नहीं कि हम इमेजिन कर रहे हैं उसे. ठीक है. कहीं ना कहीं किसी डायमेंशन में वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज हमने रियल वर्ल्ड को, हमने रियल नंबर्स को किसी ना किसी फॉर्म में वो नंबर एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में. स्क्वायर रूट का नंबर कहाँ आएगा? आपने एक स्क्वायर प्लॉट लिया, वो तो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है. स्क्वायर प्लॉट है, उसका एरिया निकाला, साइड स्क्वायर, नंबर आया 27. तो साइड कितनी हो गई? 3√3. तो रियल नंबर में, रियल वर्ल्ड में स्क्वायर रूट का नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ना. बात क्लियर हो गई ना? अब ऐसे ही हमने रियल के ऑपोजिट एक नंबर क्रिएट किया तो उसको नाम क्या दे दिया? इमेजिनरी. बस ठीक हो गया. किसी एक डायमेंशन में वो नंबर आता है एंड देन वी टॉक ऑफ दोज नंबर्स, जिसको हम रियल नंबर्स के आउटसाइड लेते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, जिसका स्क्वायर करेंगे आंसर नेगेटिव में. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो assertion रीजनिंग का. अब वो आसान भी है. तो assertion दिया हुआ है in the quadratic equation 2x² plus ax minus a square equal to 0 roots are minus a/2 and a और a. ठीक है. या वैल्यू ऑफ x आर माइनस a/2 और a. और रीजन दिया हुआ है फॉर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 x की वैल्यू है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a.
जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन देखा है इसमें रूट से निकालनी है, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको करवाई नहीं हुई है, जहां पर हमारे पास वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स ना दिए हो, ए और ए स्क्वायर ऐसा करके कुछ दिया हो, या मान लो पी दिया होता है यहाँ पे, और कंफ्यूज मत हो। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डी निकालना है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या लिखोगे, पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, और सी कितना है माइनस पी स्क्वायर। तो कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर क्या हो गया 9p स्क्वायर। जब भी आपके कॉन्स्टेंट्स की जगह ना आपको पी क्यू आर करके कुछ दिया जाएगा, या एम और एन करके दिया जाएगा, या के करके दिया जाएगा, एंड समटाइम्स एबीसी भी दिया जाता है, मानकर चलना आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है उसमें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत मुश्किल होगी आपके लिए अभी फिलहाल उसमें, उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, ठीक है। तो आपको डी निकालना है। आपका डी जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा। 9p स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3p का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात ये। ऐसे क्वेश्चंस ना मैंने आपकी वर्कशीट में लिखे हुए हैं, इनमें ट्रिक ही यही है। काफी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं आपने ना, इनको अगर इजीली सॉल्व करना है तो डी मेथड लगाना। डी निकालोगे वो कभी 3a प्लस 2b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कि आपको वो एक्सपैंडेड फॉर्म दिया होगा, आपको समझना होगा कि वो 2 3a प्लस 2b होल स्क्वायर है। उसका रेलिवेंट क्या होगा कि जब स्क्वायर रूट में रखोगे डी को, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और आपके पास सिंपल नंबर्स हो जाएंगे आठ जगह। ठीक है, एक्स की फॉर्मूला तो लगाना है, मैंने डी निकाल दिया ना। अब मैं एक्स क्या लिखूंगी -b माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9p स्क्वायर बाय 4। यही आया। एक्स की वैल्यू क्या आई -p प्लस माइनस 3p बाय 4। -p प्लस -p माइनस, तो आंसर -a आ गया, -a/2 और a आ रहा है ये। ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो रहा है, ठीक है। हाँ ए होगा ना, एक मैं देख रही हूँ ठीक भी है कि नहीं। ये आ गया -p माइनस 3p/4, तो माइनस ए आता है ना बेटा। -p प्लस 3p/4, तो +a/2 आ रहा है ना, ध्यान रखो। x की वैल्यू -a आ रही है, या a/2 आ रही है। तो अभी हाँ जी, रीजन फॉल्स, हाँ उनका आपस में चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 24 डी पार्ट ए इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, चलो आज के लिए इतना काफी है। आपके असर्शन रीजनिंग मैंने काफी करवा दिया, आई लुक फॉर ऑल, और केस स्टडीज होगा तो वो करवा दूंगी। प्लस एनी डाउट्स विच यू हैव, एग्जाम्पलर कवर कर लो, अपनी वो मास्टरमाइंड की बुक है उसकी असर्शन रीजनिंग कवर कर लो, जो मैंने आपको दिया हुआ है। समझ में आ गया बच्चे सबको?